दोस्तों, आज हम महाजनपद काल पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा असली प्राचीन इतिहास शुरू होगा। ठीक है, इससे पहले हमने विभिन्न धर्मों का उदय के बारे में पढ़ा, आदि ऐतिहासिक पढ़ा, प्रागैतिहासिक पढ़ा, पाषाण काल पढ़ा। जितने भी इसके पहले इतिहास में, प्राचीन इतिहास में पॉइंट टॉपिक हो सकते हैं, सारे के सारे कवर कर देंगे। अगर आप चैनल नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर प्ले लिस्ट भेजिए। आप इतिहास सीरीज के वीडियो देखने के बाद आप काफ़ी जो है अपने आप को कॉन्फिडेंशियल महसूस करेंगे और एग्ज़ाम में इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। मैं इसको कंप्लीट करूंगा आधुनिक इतिहास तक। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और हम बढ़ते हैं महाजनपद काल की तरफ। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व इसका जो है एग्जैक्ट टाइम होता है। ठीक है, तो महाजनपद यहाँ उदय है, महाजनपद का उदय। तो महाजनपद काल 600 से 325 ईसा पूर्व। चलिए, प्राचीन भारत में राज्य यहीं से जो है द्वितीय नगरीकरण शुरू हुआ। ठीक है, भारत में जो द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई महाजनपद काल में हुई, इसी टाइम के आसपास। ठीक है, प्राचीन भारत में शुरू करते देखिए, प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कुछ प्रमुख जनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में भी इनका कई बार उल्लेख हुआ है। तो आप देख लीजिए कि प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? महाजनपद कहते थे। तो महाजनपद से अर्थ यही सब है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो कुछ प्रमुख जनपदों जैसे कुरु, पंचाल जनपद, ये सब का उल्लेख मिलता है कुछ जनपद का। बौद्ध ग्रंथ में भी इसका कई बार, बौद्ध ग्रंथ के जो अंगुत्तर निकाय उसमें मिलता है। तो यहाँ देखिए उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। सारा का सारा पॉइंटे कवर कर देंगे कि को छूटवे नहीं करेगा। ईसा पूर्व 6वीं से 5वीं शताब्दी को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक मुख्य मोड़ के रूप में माना जाता है, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत के पहले बड़े शहरों का उदय के साथ साथ श्रमण आंदोलन मतलब बौद्ध पंथ, जैन पंथ का उदय हुआ। एक बात जान लीजिए, भारत में जो है, भारत का जो दर्शन है सबसे पुराना है पूरा विश्व में। ठीक है, इसके बाद ही पश्चिमी दर्शन का उदय हुआ। जिस समय पश्चिमी दर्शन का उदय हो रहा था उस समय बौद्ध जो दर्शन है और जैन दर्शन जो है अपने चरम सीमा पर था। उस समय यहाँ पूरा जो है प्रचार प्रसार पूरा, मतलब कि नहीं कहता है कि फेमस हो गया, उस तरह का फेमस था। ठीक है, तो जो पश्चिमी दर्शन है उसका जो उदय हुआ यूनान में हुआ था, यूनान थेल्स में। भारत में बहुत पहले दर्शन का उदय हुआ है, तो भारत का दर्शन काफ़ी पुराना है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है कि पतन के बाद भारत के पहले बड़े शहरों के उदय के साथ साथ श्रमण आंदोलन, बौद्ध पंथ, जैन पंथ सहित अधिक उदय हुआ। ये तो देख ही लिए थे। अब देखिए महाजनपद काल के स्रोत क्या क्या हैं, मतलब कहाँ से इसके जो है मिलते हैं स्रोत, ताकि कोई भी चीज़ लिखने के लिए तो स्रोत होना चाहिए ना। तो महाजनपद काल के भी स्रोत मिलते हैं, तो इसको लिखा गया। अब कहाँ से लाया गया? तो बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो महावस्तु के बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ जान लीजिए, महावस्तु से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। सूत पिटक, विनय पिटक, ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ के 3 पिटक होते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक क्या है? इसमें क्या है? बुद्ध के जो उपदेश है, सिद्धांत है, उसका संकलन सूक्त पिटक में है। विनय पिटक में क्या है? आचार, नियम आदि का उल्लेख है। बाकी जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक में क्या है कि सूत पिटक में जो धर्म सिद्धांत का संकलन है, उपदेशों का संकलन है, उसकी व्याख्या अभिधम पिटक करता है। ठीक है, तो ये हो गया विजय महाजनपद के काल की जानकारी जो है सूत पिटक, विनय पिटक, महावस्तु, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब देखिए जैन साहित्य से भी मिलती है। जैन साहित्य में कौन है? तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अच्छा, विदेशी विवरण कौन कौन से है जिससे कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिल सकती है? यह तो निर्याकस, ठीक है, अरिस्टो जस्टिन, प्लूटार्क, अरिस्टोबुलस एवं अनिसिक्रिटिस आदि विदेशी नागरिकों की रचनाओं से भी महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप समझ गए कि महाजनपद काल के स्रोत क्या है। अब महाजनपद के पहले राजधानी पढ़ लेते हैं, उनकी फिर उनकी विशेषता पढ़ेंगे। तो महाजनपद काल, महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ। तो बिहार में जो स्थित है महाजनपद, पहले उसकी बात करें तो अंग, मगध और बज्जी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, उसी तरह से मगध का
गिरिब्रिज, राजगीर, राजगिरी, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो ये तीनों से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर ये बज्जी मतलब वैशाली। फिर उत्तर प्रदेश में देखिए, यहाँ बिहार में 3 गो महाजनपद है। ठीक है, और बाकी बात जो है 8 महाजनपद सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। कौन कौन से देख लेते हैं। काशी, काशी के वाराणसी हो गया वो राजधानी, कौशल का श्रावस्ती या कुशावती हो गया, कुरु का हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ हो गया, मल का क्या हो गया, कुशीनगर हो गया, इसको कुशीनारा भी लिखते हैं बहुत जगह, तो कुशीनगर मल का हो गया, वत्स का कौशाम्बी हो गया, सूरसेन का मथुरा, पंचाल का अहिछत्र या काम्पिल्य बोलते हैं, काम्पिल्य, तो अहिछत्र या काम्पिल्य। राजधानी हुआ चेदी का शक्तिमती हो गया, अस्मक का पोटना या पोटिल राजधानी हो गया। तो यह 11 तक जो है ना, यहाँ 11 तक, ये जो है 11 तक ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक। बाकी जो है अस्मक, ये इसका राजधानी पोटना या पोटिल है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जनपद था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में स्थित एक महाजनपद अस्मक था। ठीक है, उसी तरह से अवंती को देख लिया, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, मध्य प्रदेश। महिष्मती काफ़ी सुने होंगे, ये क्या बोलते हैं उसको, बाहुबली फिल्म में, तो उससे मतलब दूसरा चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अवंती उज्जैन या महिष्मती कहा जाता है। तो यहाँ इसको राजधानी थी, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी, ये मध्य प्रदेश में अवंती थी। गंधार जो महाजनपद है उसकी राजधानी तक्षशिला है, एकमात्र जो है पाकिस्तान में, तक्षशिला जो पाकिस्तान में स्थित थी। ठीक है, कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक या राजपुर, मत्स्य विराटनगर राजस्थान, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मत्स्य की राजधानी पूछा जाता है, ये सारे के सारे राजधानी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी के सभी याद कर लीजिए, आपको फ़ायदा रहेगा। इनमें 15 महाजनपद नर्मदा घाटी के उत्तर में थे, जबकि अस्मक गोदावरी घाटी में स्थित था। ठीक है, इनमें 15 जो महाजनपद था, नर्मदा घाटी, नर्मदा क्या है, नर्मदा घाटी कहाँ है, तो विंध्याचल पर्वत के पास जो है ये नर्मदा घाटी है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक तरह के 2 भाग में बांटता है विंध्याचल पर्वत। तो देखिए यहाँ से क्या है कि 15 महाजनपद जो है नर्मदा घाटी के उत्तर में था, जबकि एक के वो था दक्षिण में, अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर था। महाजनपद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता आहत सिक्का या पंचमार सिक्का है। ठीक है, महाजनपद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता आहत सिक्का या पंचमार सिक्का। आप देखते हैं, पढ़ते होंगे प्राचीन इतिहास में आहत सिक्का, तो आहत सिक्का में जो है मुट्ठी बांधे हुए पंचमार का निशाना रहता है, इसलिए उसको पंचमार सिक्का भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है, यहीं से इसकी मतलब कि यहाँ पर उसका मिला होगा, तो इसलिए इसकी विशेषता हो गई, ज़्यादा मिला होगा यह सिक्का। महाजनपद काल में लोग उत्तरी काले मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है, महाजनपद काल में लोग क्या करते थे, उत्तरी काले मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है, फिर अब देखिए महाजनपद हो गया, अब उनकी विशेषताएं पढ़े कि एक एक करके, तो देख लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं है, बस शॉर्ट ही शॉर्ट है। देख लीजिए महाजनपद और उनकी विशेषता। देखिए विशेषता याद रखने से क्या होता है कि आपका नॉलेज अगर ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो आपको जो है क्या होगा कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए अंग महाजनपद की राजधानी जानते हैं, अभी पढ़े थे, चंपा। बिंबिसार के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। ठीक है, उधर जो है मगध पर जो साम्राज्य था, मगध का अपना अलग साम्राज्य चल रहा था, तो उसके समकालीन जो है उधर बिंबिसार, अजातशत्रु, हर्यक वंश के जो भी है आए थे। तो बिंबिसार के समय यहाँ का शासक देखिए बिंबिसार था, इस समय ये भी इस समय क्या क्या था, बिंबिसार हो गया, मगध हो गया, मगध में जो बिंबिसार हो गया, फिर इसमें बौद्ध, जैन, ये सब जो है समकालीन थे। ठीक है, ये दोनों उपदेश जो है दिया था इसी के काल में। ठीक है, तो बिंबिसार के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर मगध मतलब अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है, तो बिंबिसार क्या किया, ब्रह्मदत्त को हरा दिया और इसको मगध में मिला लिया। तो साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में बिंबिसार ने अंग को मगध क्षेत्र में मिला दिया। अब अंग जो आधुनिक क्षेत्र है वो भागलपुर बिहार का क्षेत्र, भागलपुर मुंगेर बिहार का क्षेत्र है। ठीक है, फिर है बज्जी, यहाँ का प्रमुख शासक चेटक था। यह विश्व का
प्रथम गणतंत्रात्मक शासी प्रणाली था। तो सबसे पहले यही गणतंत्र की स्थापना हुई थी बज्जी वैशाली। यहाँ पर यहाँ का प्रमुख शासक चेटक था। ठीक है, ठीक है। तो ये चेटक जो था, चेटक के दो पुत्री थी, एक चेल्लाना थी और एक त्रिशला थी। ठीक है, त्रिशला के बारे में आप जानते होंगे। त्रिशला कौन थी? त्रिशला जो है भगवान महावीर की जो है माता थी। तो चेटक की पुत्री त्रिशला हो गई, ये दिमाग में रखना है। और चेल्लाना भी थी। अब देखिए मगध की राजधानी गिरिब्रिज, राजगिरी सब एक ही हो गया। ये आधुनिक बिहार के पटना एवं गया जिले तक व्याप्त था। तो मगध जो है मगध के बारे में हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद अब वही जो है रियल इतिहास शुरू करेंगे। तो अभी महाजनपद का उदय के बारे में समझ लीजिए, ताकि इसको उससे कोरिलेट कर पाएँ, क्योंकि इसी क्षेत्र वगैरह को जो है अजातशत्रु, बिंबिसार सब जीत के मगध में मिलाया था। अब देखिए काशी है। काशी के बारे में जानते हैं, इसका राजधानी बनारस या वाराणसी हो गया। ये भी वही बात लिखा हुआ है। काशी का संस्थापक दिवोदास था। ठीक है, ये नया पॉइंट हो सकता है। काशी का संस्थापक दिवोदास है। काशी का शासक अजातशत्रु था। काशी का शासक अजातशत्रु कैसे हुआ? अजातशत्रु के समय ही काशी मगध का हिस्सा बन गया। तो क्या हो गया कि काशी का शासक कौन हो गया? अजातशत्रु हो गया। ठीक है, ये अजातशत्रु क्या किया? मगध में काशी को मिला लिया। जिस तरह बिंबिसार जो है क्या किया? अंग को मिला लिया। ठीक है, तो बिंबिसार अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ये इसको मिला लिया, काशी को। ठीक है, काशी का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। सब याद रखिए। ठीक है, कौशल की राजधानी बताए है श्रावस्ती, कुशावती, अयोध्या क्षेत्र। तो ये सब यूपी में पड़ता है। तो श्रावस्ती में रूप से याद रखना है कौशल की राजधानी। आधुनिक अवध मतलब पंजाब, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। ये मतलब कि आज का जो क्षेत्र है उससे रिलेट कर सकते हैं, कि बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि कौशल कहाँ है, श्रावस्ती कहाँ है। तो ये भी मेंशन कर दिया गया कि आधुनिक जो क्षेत्र है, आधुनिक अवध, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। ठीक है, चूँकि देखो अभी हाल में सुना होगा कि फैजाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया? अयोध्या। तो अयोध्या क्यों किया गया? पहले जो है न फैजाबाद का नाम अयोध्या ही था। ठीक है, तो यही इसलिए फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया। तो ये सब देखिए, ये सब अब देखिए मेन पॉइंट इसमें से रखना क्या है? पॉइंट इसमें से रखना यही है कि बुध जो है, ठीक है, बुध के समकालीन यहाँ के शासक प्रसेनजीत थे। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि बुध के समकालीन मतलब कौन थे? ऑप्शन दे देगा प्रसेनजीत, उसमें से भी एक ऑप्शन रहेगा। तो आपको ये मारना पड़ेगा। बिंबिसार भी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। महाकाव्य काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी। देख लिए, महाकाव्य काल मतलब जिस समय महाभारत लिखा गया था। महाभारत भी बहुत पुराना लिखा। महाभारत जो महर्षि वेद व्यास लिखा था, उस काल में इसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। इसलिए फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या कर दिया गया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया। ठीक है, और काशी दहेज में दे दिया। ठीक है, काशी जो है दहेज में दे दिया। इसलिए क्या हो गया कि देखिए दहेज में दे दिया, अजातशत्रु यहाँ का शासक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वत्स की तरफ। राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वर्तमान में देखिए जो क्षेत्र है इसको कहा जाता था पहले कौशाम्बी, इलाहाबाद और बांदा जिला क्षेत्र को। फिर गौतम बुद्ध एवं बिंबिसार के समकालीन उदयन यहाँ का शासक था। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि गौतम बुद्ध के जो समकालीन हो गया, उदयन हो गया, बिंबिसार हो गया, अभी प्रसेनजीत पढ़े वो भी हो गया। ठीक है, अब देखिए उदयन के साथ क्या है? चंड प्रद्योत और अजातशत्रु का संघर्ष रहा था। इस समय ये सब जो है ना बुद्ध के समकालीन जो है शासक थे। तो ये क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? अजातशत्रु, चंड प्रद्योत, दियोन, बिंबिसार,
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शन पूछा जाता है कि बुद्ध के समकालीन कौन है, ऑप्शन दे देगा 2-3 को, आप उसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो काफ़ी जब जब हल्का सा एग्ज़ाम का लेवल अप करता है एग्जामिनर, तो वहाँ पर दिक्कत होता है। इसको कोरिलेट कीजिए। चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से किया। गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार किया एवं अंतिम रूप से शिशुनाग के वत्स को मगध में मिला। मतलब शिशुनाग ने वत्स को जो है मगध में मिला लिया। तो पहले जो है वत्स पर अधिकार किया था अवंती, ठीक है, अवंती। उसके बाद अंतिम रूप से शिशुनाग ने जो है वत्स को मगध में मिला लिया। तो यहाँ मेन पॉइंट क्या देखे, मेन पॉइंट यहाँ पर यही है कि जो गौतम बुद्ध थे वो बिंबिसार के जो समकालीन उदयन, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा गौतम बुद्ध, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, ये सब जो समकालीन है, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो ये पर आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये हो सकता है कि आगे वाला एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि मैंने कहा था कि आपको एक भी पॉइंट नहीं छूटेंगे, तो नहीं छूटेंगे, ठीक है। मल की राजधानी कुशीनारा, यह गोरखपुर के देवरिया में। यहाँ का शासन गणतंत्रात्मक था, जैसे बज्जी का था। इस महाजनपद में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनते हो कि मल गणराज में जो है क्या हुआ, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति, मतलब मृत्यु को सिधार गए, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। सूरसेन का राजधानी मथुरा थी। यहाँ के शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। मेगास्थनीज की पुस्तक में जो इंडिका है उसमें सूरसेन का उल्लेख मिलता है। तो देख रहे हैं ना, इंडिका में जो है मेगास्थनीज की पुस्तक जो है ना, उसमें जो है सूरसेन का उल्लेख मिलता है। मथुरा के बारे में तो अभी पढ़े हैं भागवत धर्म के बारे में पिछले वीडियो में कि भगवान जो श्री कृष्ण थे वो मथुरा के ही निवासी थे। यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक अवंती पुत्र था। सूरसेन में कौन था समकालीन शासक? अवंती पुत्र। क्योंकि महाजनपद काल के शुरुआत के समय आसपास में बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी उदय हुआ था, इसीलिए ये काफ़ी एक दूसरे के समकालीन है। यही मेन पॉइंट है, यही कोरिलेट करने का मकसद है। अच्छा, कुरु की राजधानी कहाँ हो गया? इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर। तो आप दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं, लेकिन दोनों याद रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक कौरण्य था। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक कौन था? कौरण्य था। और वहीं पर अभी थोड़ा देर पहले देखे क्या कि सूरसेन में जो है बुद्ध के समकालीन शासक कौन था? अवंती पुत्र था। फिर यहाँ पर है कौरण्य, बुद्ध के समकालीन शासक। इसका उल्लेख महाभारत एवं अष्टाध्याय में मिलता है। यही बताया गया था ऊपर में। कुरु जो महाजनपद है काफ़ी इम्पोर्टेंट जनपद है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था कि महाकाव्य महाभारत में किस जनपद के बारे में जानकारी मिलती है? तो कुरु महाजनपद के बारे में। पंचाल का भी उल्लेख है, हालांकि ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका उल्लेख महाभारत एवं अष्टाध्यायी में मिलता है। इस महाजनपद के अंदर मेरठ, दिल्ली एवं थानेश्वर का क्षेत्र आता है। पंचाल की राजधानी यही क्षेत्र काम्पल्य। यहाँ का शासक चुलामी। पंचाल महाजनपद राजधानी यही क्षेत्र थे या काम्पल्य थी। यहाँ का शासक चुलामी ब्रह्मदत्त था। इस महाजनपद के अंदर बरेलू, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र शामिल थे। इसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी में मिलता है। तो देखिए, महाभारत और अष्टाध्यायी में उल्लेख कुरु का भी मिलता है और पांचाल का भी मिलता है। तो यह बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर चेदी, ठीक है। चेदी का राजधानी शक्तिमती थी। यहाँ भारत कालीन राजा शिशुपाल राज किया करते थे, जिसका वध भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा किया था।
इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड का यमुना नदी क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो चेदी की राजधानी में इम्पोर्टेंट है शक्तिमती, बाकी इतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कहानी के तौर पर रख सकते हैं कि यहाँ महाभारत कालीन राजा तो शिशुपाल का शासन था। इसका जो है भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा वध किया था। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का क्षेत्र शामिल है। मतलब चेदी से मतलब है कि मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का क्षेत्र। फिर है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटन या पटली था। प्राचीन नाम जो है इसका क्या था, पोटन पटली का प्रतिष्ठान। क्षेत्र में देखिए, क्षेत्र के आज के युग में क्षेत्र समझिए नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के मध्य का भाग, नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के मध्य का भाग को अस्मक क्षेत्र में आता है। ये सब भाग, यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। कालांतर में अवंती ने अस्मक राज पर विजय प्राप्त की। ठीक है, फिर अवंती राज। अवंती राज की राजधानी उज्जैन या महेशमती थी। उज्जैन महेशमती थी। क्षेत्र उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक मध्य प्रदेश का क्षेत्र। शासक महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक चंड प्रद्योत था। इसी को जो है बिंबिसार ने, बीमार पड़ गया था अवंती के शासक जो है चंड प्रद्योत, तो बिंबिसार ने वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंबिसार ने किसे चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था, तो वैद्य जीवक को। अच्छा, पुराणों के अनुसार अवंती के संस्थापक थे है वंश। ये पुराण कहता है कि है वंश जो है अवंती का संस्थापक है। अच्छा, लोहे के खान होने के कारण यह एक प्रमुख एवं शक्तिशाली महाजनपद था। तो लोहे का खोज है अवंती को शक्तिशाली और मजबूत महाजनपद बनाता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। फिर है गांधार। गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। यहाँ का शासक बिंबिसार के समकालीन पुष्कर सरीन था। ठीक है, यहाँ का शासक बिंबिसार के समकालीन था पुष्कर सरीन। यही गांधार का उस समय जो है शासक था। इसमें आधुनिक पेशावर रावलपिंडी का क्षेत्र शामिल था। गांधार के शासक द्रुही वंशी थे। ठीक है, तो गांधार के शासक क्या थे, द्रुही वंशी। यह क्षेत्र ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, गांधार जो है क्षेत्र ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। फिर एक कंबोज। कंबोज का राजधानी हाटक हो गया। वैदिक युग में इसे राजपुर कहा जाता था, हाटक को। यह पाकिस्तान का रावलपिंडी पेशावर काबुल घाटी का क्षेत्र शामिल था। ठीक है, तो कंबोज जो है पाकिस्तान का रावलपिंडी पेशावर काबुल घाटी का क्षेत्र को कहा जाता था। यह क्षेत्र घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंबोज या का राजधानी हाटक किस लिए प्रसिद्ध था, तो यह क्षेत्र जो है घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत में यहाँ 2 शासक चंद्रवर्मन सुदक्षिण की चर्चा हुई है। फिर देखिए मत्स्य। ये अंतिम महाजनपद हम पढ़ रहे हैं, लास्ट। इसका राजधानी विराटनगर है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें राजस्थान के अलवर, जयपुर व भरतपुर का क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा महाजनपद का लेक्चर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू।